It's great to see all of you here. Like was mentioned, humble beginnings. मेरे करियर की शुरुआत आज से 19 साल पहले हुई थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में, और आपके जो 2 बजे के स्पीकर हैं नीलेश शाह, वो मेरे पहले बॉस थे और उनको सुनने के लिए मैं भी रुकूंगा ज़रूर। आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है मेरे लिए, तो डिफरेंट इस तरीके से कि मैं अगर मेरी करियर की शुरुआत से लेकर आज की बात करूं तो आज का टॉपिक कवर हो जाएगा, पर कुछ स्लाइड्स ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा कि आपने जो आपके मेहनत के पैसे म्यूचुअल फंड्स को दिए हैं। जब 2005 में मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे पता नहीं था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या होती है। ये आश्चर्य आज होगा क्योंकि आज 15 साल 16 साल के बच्चों को भी पता होता है म्यूचुअल फंड होता क्या है, पर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 2004 की बात कर रहा हूँ, मुझे शायद उतना नहीं पता था म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो ये जो जर्नी है म्यूचुअल फंड की, तभी कुछ 2 लाख करोड़ के एसेट्स थे म्यूचुअल फंड के, आज 50 लाख करोड़ के एसेट्स है एज एन इंडस्ट्री। तो ये जो जर्नी है इसमें आप सभी ने बहुत ही अच्छा साथ दिया है, और इतना अच्छा साथ दिया है कि आज फॉरेनर्स भारत में आए ना आए अपना पैसा लेकर, भारतीयों का जो निवेश है भारत में हमारे स्टॉक मार्केट में, उससे हमारी मार्केट काफ़ी ऊपर है। तो आप सभी के लिए धन्यवाद, और आप सभी खुद को एक राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स मतलब आप में से बहुत कम लोगों ने एक्चुअली म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट की टीम होती है या इन्वेस्टमेंट कहाँ पर मैनेज होता है शायद नहीं देखा होगा। इट्स अकिन टू, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैंने प्रकाश भाई से सुना था, इट्स अकिन टू एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर में होता क्या है हमको नहीं पता होता, जो डॉक्टर्स नहीं है। तो पहले शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं? बहुत सारे, बढ़िया। थैंक यू फॉर योर सर्विस, नॉट जस्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अराउंड कोविड, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर बनने के लिए ऑफ कोर्स देयर इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दैट इज रिक्वायर्ड, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे लॉयर्स कितने हैं? लॉयर्स, एनी लॉयर्स? स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, तो लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आर्किटेक्ट, एनी आर्किटेक्ट्स हियर? आर्किटेक्चरल कॉलेज। कभी किसी ने सुना है फंड मैनेजर कॉलेज? सो द ब्यूटी इज कि आप में से जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी फंड मैनेजर्स हैं और सभी फंड मैनेजर बनने की क्षमता रखते हैं। मेरे 19 साल के करियर में मेरे बहुत सारे कलीग रहे हैं, आर्किटेक्ट भी फंड मैनेजर है, बिजनेसमैन भी फंड मैनेजर रहे हैं। तो फंड मैनेजर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉट जस्ट ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बिहेवियर, बट एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले 30 मिनट में मैं आपका जो आप पैसा हमें देते हैं कैसे मैनेज होता है, संक्षिप्त में 30 मिनट में पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा, पर जितना हम कर सकते हैं करेंगे। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इट्स नॉट चेंजिंग। या तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 7 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है, भारत का सबसे बड़ा इक्विटी मैनेजर है एक्टिव एसेट्स में। अगर जो फंड मैनेजर्स, आपने शायद इनको कभी नरेंद्र सर को तो सब नहीं देखा होगा टीवी पे, पर जो पूरा फंड मैनेजमेंट टीम है, कोई एक जन 3 लाख करोड़ नहीं संभाल सकता। अगर आपको 3 लाख करोड़ संभालने हैं, बड़े फंड संभालने हैं, अलग अलग तरीके के फंड संभालने हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, वैल्यू डिस्कवरी फंड, तो आपको अलग अलग फंड मैनेजर्स चाहिए। पर फंड मैनेजर्स के ऊपर एक एक्सपीरियंस सीआईओ, 34 साल का एक्सपीरियंस, आईआईटी मद्रास, आईआईएम कलकत्ता। अनीश तवाकले, 28 साल का एक्सपीरियंस, आईआईटी दिल्ली, बैंगलोर। और ऐसे मिश्रण के साथ इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप उस मकाम पर पहुंचते हो जहां पर आप इन्वेस्टर्स के लिए 3 लाख करोड़ मैनेज कर सकते हो अलग अलग फंड्स में। तो एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जितना भी पैसा लगाया होगा, नरेंद्र सर वैल्यू डिस्कवरी भी संभालते हैं, अनीश तवाकले फोकस ब्लू चिप फंड संभालते हैं, रजत चंडक बैलेंस एडवांटेज फंड संभालते हैं। तो नेक्स्ट, तो एक पूरा जो स्ट्रक्चर होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, मैंने इस स्ट्रक्चर में करीबन 3 रोल किए हैं। डीलिंग टीम से शुरुआत की थी, एनालिस्ट भी था, फंड मैनेजर भी था, अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी संभालता हूं। अगर आप एनालिस्ट की रोल की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो आप देखिए आमतौर पर जब आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको किसी ने कहा होता है कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, आप इस पे निवेश कीजिए, और आप ज्यादा कुछ रिसर्च शायद ना करके, क्योंकि किसी ने आपको कहा है, आप उसमें निवेश कर देते हो। पर एज अ फंड मैनेजर, एज एन एनालिस्ट टीम, आपको बहुत कुछ
डिटेल में जाना पड़ता है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने 2 मिनट में कुछ दवाइयाँ लिख दी, 2 मिनट में तो दवाई लिख दी, पर वो 2 मिनट के पीछे डॉक्टर की जो इतने सालों का एक्सपीरियंस और मेहनत होती है वो हमें नहीं दिखती। सेम अप्लाइज फॉर लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स एंड ऑल प्रोफेशंस। सिमिलरली जब फंड मैनेजर या फिर एक एनालिस्ट के सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है स्टॉक्स की, अभी इतने सारे भारत में सेक्टर्स है, भारत कोई एक क्षेत्र का या एक सेक्टर का ऑर्गेनाइज कंट्री नहीं है, इतने सारे सेक्टर्स है। क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी इतने सारे सेक्टर्स, 2500 कंपनियां भारत में लिस्टेड है, क्या उसको कवर कर पाएंगे डिटेल में? द आंसर इज नो। तो एक स्ट्रक्चर रहता है जहां पर हमारे पास 20 से 25 एनालिस्ट टीम होती है। ये एनालिस्ट भी अपने तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईआईएम्स, आईआईटीज स्पेशलाइज्ड पढ़ाई करके ट्रेनिंग ग्राउंड पे आते हैं। ये ट्रेनिंग ग्राउंड एनालिस्ट टीम का ऐसा होता है कि उनको एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के साथ बैठ के पता चलता है कि क्या क्या चीज आपको देखनी चाहिए। अभी इतने सारे सेक्टर्स है, ये सेक्टर में चलो एक सेक्टर पकड़ लेते हैं हम, ऑयल एंड गैस, क्योंकि मैं ऑयल एंड गैस का रिसर्च एनालिस्ट था तो मेरे को ऑयल एंड गैस नेचुरली आता है। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में भी अलग अलग तरह की कंपनियां होती है, राइट? तेल उत्पादन करने की कंपनियां होती है, आपके घर पे जो गैस नेचुरल गैस आता है उसकी कंपनियां होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होती है, अलग अलग कंपनियां होती है। अगर मैं आपको कहूं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी की एक रिफाइनरी होती है, यहां पर जितने बैठे हैं कितने लोग रिफाइनरी गए हैं? किसी ने रिफाइनरी देखा है? ब्रिलियंट। करीबन 20% 30% लोगों ने रिफाइनरी देखी है, राइट? ये जो एनालिस्ट की टीम है या एनालिस्ट का, उसका काम क्या है? एक अगर स्टॉक आया तो वो स्टॉक के बारे में फंडामेंटल रिसर्च तो कर लिया, एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली, रिसर्च रिपोर्ट पढ़ ली, वो कंपनी का प्रेजेंटेशन। आज 20 साल पहले जैसा नहीं है, आपको किसी भी कंपनी का प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो ऑनलाइन आपको तुरंत मिल जाता है। एनालिस्ट टीम ये तो करती ही है, नोट लिखेगी, पर उसके आगे एनालिस्ट टीम उसके आगे पहले तो कंपनी के रिफाइनरी में जाएगी या फिर कंपनी की जो फैक्ट्री है उसमें जाएगी, मैनेजमेंट टीम से बात करेगी, शॉप फ्लोर पे बात करेगी, जो कॉम्पिटिटर है कॉम्पिटिटर के पास जाके बात करेंगे कि हाँ आपकी इंडस्ट्री अच्छी है, आपका व्यू क्या है, कौन से इंडस्ट्री के प्लेयर्स अच्छे हैं। तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ इस पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजमेंट का जो व्यू है या विजन है वो दूसरे कॉम्पिटिटर भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये कंपनी लंबे दौर में ग्रो हो पाएगी। उसके बाद ऑफ कोर्स ये सब जो बेसिक करने के बाद हम एक्सपर्ट से भी बात करते हैं जो उस इंडस्ट्री में 20-30 सालों से है, और अगर इंटरनेशनली भी ये सेक्टर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम भारत में भी है, इंटरनेशनल भी है, सॉफ्टवेयर भारत में भी है, इंटरनेशनल भी है, तो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी डिस्कशन करके हमें पता चलता है कि हाँ ये सेक्टर में ये चेंजेस हो रहे हैं, ये सेक्टर में ये चेंजेस होने पर ये कंपनी उस विजन में आगे है। तो एज एन एनालिस्ट मैनेजमेंट को क्या सवाल पूछना है, ये सवाल पूछने की भी क्षमता हम में बढ़ जाती है क्योंकि हम इतना सारा काम करते हैं। एक एनालिस्ट आमतौर पर 1 या 2 सेक्टर ही कवर कर सकता है। ऑयल एंड गैस बड़ा सेक्टर है, बैंकिंग बड़ा सेक्टर है, टेक्नोलॉजी बड़ा सेक्टर है। आमतौर पर एक एनालिस्ट एक सेक्टर कवर करते हैं। जो छोटे सेक्टर्स होते हैं टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर वगैरह, वो एक साथ क्लब होके कवर कर सकते हैं। 20 से 25 कंपनियों से ज्यादा आप कवर नहीं कर सकते। तो एक एनालिस्ट 20 से 25 कंपनियां कवर करती है। हमारे यहाँ पर 570 कंपनीज अंडर कवरेज है। और नेक्स्ट 570 कंपनियां अंडर कवरेज है। तो आप कहोगे कि कंपनी में देखना क्या चाहिए, एक जो एनालिस्ट टीम है वो कंपनी में देखते क्या है। पहले तो मैंने बिजनेस की बात कही कि बिजनेस क्या कर रही है कंपनी। यहाँ पे बड़ौदा में ही बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, ट्रांसफार्मर की बड़ी कंपनियां हैं। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल हब। मैं कुछ सालों पहले 10 या 12 साल पहले यहाँ पे आया था एज एन एनालिस्ट टीम। तो एबीएस की एक कंपनी है यहाँ पर बेस्ड, एबीएस यानी एक्रिनोलाइट ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। अभी आप पूछोगे कि एबीएस होता क्या है। एबीएस यानी कि ये जो प्लास्टिक आपके बाइक्स पे, फ्रिज के ऊपर, टेलीविजन सेट्स पे जो लगता है, प्लास्टिक बनता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर, वो एबीएस बनाता है। भारत की बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से एक ये है। तो आप उनको मिलोगे, उनको पता चलेगा इनपुट रॉ मटेरियल क्या है, आउटपुट क्या है, किन चीज़ों से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। ये सब करने के बाद आप मैनेजमेंट की क्वालिटी पता कर लोगे, बिजनेस की क्वालिटी पता कर लोगे। उसके बाद वैल्यूएशन,
वैल्यूएशन पे मैक्सिमम चूके यानी कि मैक्सिमम मिस्टेक्स हैपन ऑन वैल्यूएशन। सबसे अच्छी कंपनियां भी अगर आप गलत समय पे गलत वैल्यूएशन पे खरीद लेते हो तो आपका एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1999 में जो टेक्नोलॉजी कंपनियों में आपने निवेश किया, 2008 में आपने रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया, 2018 में मिड और स्मॉल कैप में जो निवेश किया, अगर आपने गलत समय में गलत वैल्यूएशन पे निवेश कर दिया तो अच्छी कंपनी भी आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस दे सकती है। और इसीलिए एक एनालिस्ट टीम का और एक फंड मैनेजमेंट टीम का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो ये नहीं है कि आपके लिए क्या खरीद कर पोर्टफोलियो बनाए, उसके बारे में भी मैं आऊंगा, पर ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ना खरीदे। इट इज एज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू बाय एज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू बाय। और ये चीज पे बहुत ही कम फोकस दिया जाता है। ज्यादातर जो फंड मैनेजर सक्सेसफुल होते हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं, वो जो वैल्यूएशन के महंगे स्टॉक्स हैं या फिर जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए वो नहीं खरीदते। तो एनालिस्ट टीम बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन तीनों का मिश्रण देखती है। नेक्स्ट, प्रीवियस वन। और उसके बाद आपको ये बन जाता है। अभी 2500 कंपनियां भारत में और हर इस हफ्ते भी 7 आईपीओ है। तो एनालिस्ट टीम हमेशा एक ट्रेडमिल पे रहती है जो 8 या 9 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रही है कि हम कितने स्टॉक को कितना कवर कर पाए। तो नेचुरली जो टीम की एक्सपीरियंस है वो उसमें काम में आती है। 2500 स्टॉक में से 570 स्टॉक हम आज कवर कर रहे हैं, जिसमें 3-3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। उसमें से बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन के फिल्टर के साथ 250 कंपनियां चुन के आ जाती है, 250 से 300 कंपनियां। और फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो कि एक फंड मैनेजर का रोल होता है। अभी हर एनालिस्ट, ऑयल एंड गैस एनालिस्ट के चुनिंदा 5-6 अच्छे स्टॉक होंगे, टेक्नोलॉजी के एनालिस्ट को 4-5 अच्छे स्टॉक पसंद आ रहे होंगे। वैसे हर एनालिस्ट के 8-9, 4-5 स्टॉक पसंद के होते हैं, पर फंड मैनेजर का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो फंड मैनेजर क्या करते हैं। फंड मैनेजर इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है, इतना सारा इंफॉर्मेशन हमें आते रहता है। फंड मैनेजर का रोल ये है कि जो इंफॉर्मेशन सही है उसको फिल्टर करे। उस इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग में एनालिस्ट टीम बहुत ही काम में आती है। एनालिस्ट टीम जो इंपॉर्टेंट, वो सेल साइड ब्रोकर से भी बात करेगी, मैनेजमेंट से भी बात करेगी, मिलते हैं उनको, और फिर जो अपने अच्छे स्टॉक्स है वो फंड मैनेजर के साथ डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी टीम 1 BKC यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1 BKC में साथ में बैठते हैं। तो जो एनालिस्ट टीम है या एनालिस्ट है वो फंड मैनेजर के साथ कंटिन्यूस टच में रहते हैं, कंटिन्यूस बातें करते हैं और उनको जो अपना अपडेट है देते हैं। अभी फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस एनालिस्ट से ज्यादा होता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है एनालिस्ट थोड़े ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, तो फंड मैनेजर उनको कंट्रोल में आकर उनको सिखाते हैं कि ये तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए सीनियर्स से जूनियर्स को सीखना जरूरी है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ज्यादातर हमारे जो फंड मैनेजर्स है वो ऐसे ही एनालिस्ट से फंड मैनेजमेंट की तरफ बढ़े हैं। मैं भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के बाद फंड मैनेजर बना था। अभी एक फंड मैनेजमेंट या फंड मैनेजर, अभी वैल्यू डिस्कवरी ब्लू चिप फंड की बात करते हैं। ब्लू चिप फंड अगर एक फंड मैनेजर को रन करना है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का फंड है, तो पहले तो कौन से स्टॉक्स उसमें निवेश के लिए यूनिवर्स में आते हैं। ब्लू चिप फंड लार्ज कैप है, तो निवेश के लिए 100 जो भारत के सबसे 100 बड़ी कंपनियां हैं उनमें से ही चुनना है। अभी वो 100 स्टॉक्स में से आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो करीबन 30 से 40 स्टॉक का आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हो। फंड मैनेजर के लिए अनिवार्य है क्योंकि हर एक सेक्टर अलग अलग साइकिल से जाता है। आपने फार्मास्यूटिकल या हॉस्पिटल स्टॉक्स देखे होंगे, ऑटो सेक्टर देखा होगा, हर क्षेत्र अपने अपने साइकिल से गुजरता है और इसीलिए फंड मैनेजर को एक मिश्रण बनाना जरूरी होता है। कोई भी आप पोर्टफोलियो देखें, ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो देखें, बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर्स कवर करने वाले, और उन स्टॉक्स और सेक्टर्स को अच्छे से कवर करने के लिए फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत ही काम में आता है। पर फंड मैनेजर्स बदलते रहते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसीलिए प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखें कि हर फंड के लिए एक प्रोसेस डिफाइंड होता है, जैसे कि अगर 100 रुपए आपने ब्लू चिप फंड में दिए हैं,
तो कम से कम 90% हमेशा से इक्विटी में होने चाहिए, ताकि आप कैश कॉल ना ले रहे हो फंड मैनेजर के द्वारा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। डाइवर्सिफिकेशन यानी ऐसा ना हो कि आपने पूरा जो 30 स्टॉक है किसी 2 या 3 सेक्टर्स में भर दिया। आपने डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड है जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी खरीद सकते हो, तो आपने किस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मिश्रण उसमें बनाया, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फंड मैनेजर ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जो स्टॉक्स खरीदते हैं वो इंपॉर्टेंट है, पर जो स्टॉक्स नहीं खरीदते वो भी आपके नुकसान होने से आपको बचाते हैं। और इसीलिए लंबी अवधि में अगर आपको जो बिहेवियरल गैप से बचना है, मार्केट रिटर्न से बेटर आपको रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में अपनाना है, तो आप एक फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास करके उसको पैसा देते हो कि वो फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स खरीदते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे पोर्टफोलियो। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता, पर फंड मैनेजर संडे टू संडे सुबह से शाम अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या मैं पोर्टफोलियो में नया लाऊं, क्या पोर्टफोलियो में नया स्टॉक लाऊं, और कैसे मैं पोर्टफोलियो को चर्न करूं। अगर कुछ चीज महंगी हो गई है तो वो बेच देते हैं, कुछ चीज सस्ती हो गई है तो वो ले लेते हैं। और फंड मैनेजमेंट का स्ट्राइक रेट ऐसा होता है कि सभी डिसीजन सही नहीं जाते। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ये क्यों स्टॉक ऐसा फंड मैनेजर ने ले लिया, या फिर ये स्टॉक में नुकसान हो गया तो ये फंड मैनेजर ने पहले क्या उसका काम नहीं किया था। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स बहुत ही तेजी से बदलता है। तो आज के जो हमारे अनुमान है उसके बेसिस पे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, पर कल, परसों या 4 दिन बाद अगर कहीं पे वॉर हो गया, अगर कुछ सरकारी नीति चेंज हो गई, तो उसमें पोर्टफोलियो में कभी कभी डैमेज हो जाता है। इसीलिए फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा वो डैमेज को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया, एनालिस्ट टीम ने अपना काम कर लिया, फंड मैनेजमेंट टीम ने अपना काम कर लिया। फिर बाइंग सेलिंग जो होता है वो डीलिंग टीम होता है, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाता, पर एक प्रोफेशनल डीलिंग टीम होता है। मैंने करियर की शुरुआत वहीं से की थी, जो बाइंग सेलिंग करते हैं। कम इम्पैक्ट कॉस्ट, अगर हमको कोई भी बड़ा शेयर बड़ी मात्रा में खरीदना है तो कम से कम मार्केट में उसका इम्पैक्ट होकर हम अगर पोर्टफोलियो में ला सके, तो एक प्रॉपर डीलिंग टीम होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। उसके बाद तो हमने पोर्टफोलियो तो बना लिया, पर फंड मैनेजर के ऊपर एक रिस्क टीम होती है, या फंड मैनेजर को एक हेल्प करने के लिए रिस्क टीम होती है, जो देखती है कि क्या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन सही है, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो क्या लिक्विड है, क्या पोर्टफोलियो में ये जो सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पोर्टफोलियो के एयूएम के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, और फंड मैनेजर के साथ डिस्कशन होता है। ये एक रिस्क टीम होती है जो एक फीडबैक देते रहती है। इससे भी जो आपका पैसा मैनेज हो रहा है उसका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिस्क टीम होती है जो इन्वेस्टमेंट टीम को रिपोर्ट नहीं करती, इन्वेस्टमेंट टीम के साथ नहीं बैठती। तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो अंदर बैठ के रोज फंड मैनेजर को बताती है कि आपका ये पोर्टफोलियो में ये रिस्क हो सकता है, आपके ये पोर्टफोलियो में ये रिस्क हो सकता है। और फंड मैनेजर, क्योंकि इट इज नेचुरल कि कभी कभी हम जब खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारे 30 स्टॉक हमें बहुत ज्यादा पसंद होने आते हैं, या हमारे 30 स्टॉक हम शायद जो नेचुरल रिस्क है वो देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा लगाव हो जाता है। बिहेवियरल रिस्क की जो बात करते हैं या बिहेवियर की बात करते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टर के लिए ही लागू नहीं पड़ता, पर फंड मैनेजर्स के लिए भी बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, देयर इज नो कॉलेज टू मेक यू अ फंड मैनेजर। आर्किटेक्चर, लॉ, डॉक्टरी के लिए कॉलेजेस है, पर फंड मैनेजर बनने के लिए आप सभी फंड मैनेजर बन सकते हो। आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट आनी चाहिए, एक तो कंपनी को रिसर्च कैसा करना चाहिए, और 2 अपने बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। ये 2 चीजें आपने कर ली तो आप भी फंड मैनेजर आसानी से बन सकते हो। नेक्स्ट, तो ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट जो 15 साल 16 साल की हम बात करें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी बड़ी हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा, आज म्यूचुअल फंड्स 30 लाख करोड़, भारत के जो 400 लाख करोड़ की मार्केट कैप है उसमें से मैनेज कर रहे हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आपको लाने हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके लिए लाने पड़ते हैं। तो हमने ये जर्नी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए हैं। ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि हर चीज के लिए आज एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपको दवाइयों की कंपनी पसंद है, आपको लग रहा है कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल लंबी अवधि के लिए चलेगा, मेरे बच्चों के लिए मुझे एसआईपी करनी है, तो दैट इज बेसिकली फार्मास्यूटिकल फंड अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है इंडिया में गाड़ियों की बिक्री तो आज 40 लाख है, चाइना के जैसे 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकेगी इंडिया में आज से 10-15 सालों में, तो मुझे क्यों नहीं ऑटो कंपनियां चाहिए, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनियां चाहिए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है।
अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अलग अलग साइकिल्स होते हैं वो प्रोडक्ट के। नेक्स्ट, सॉरी, गो बैक, गो बैक, गो बैक, या अलग अलग साइकिल होते हैं, पर ये सब करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको सही से एडवाइस मिले। मैं 2 केस स्टडी के बाद क्विकली, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मैंने ये सब बताया कि फंड मैनेजर का काम आसान नहीं होता, पर एक एग्जाम्पल के द्वारा क्विकली बताना चाहूंगा। ये भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी और भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी का 2004 से 2008 कोइंसिडेंटली जो प्रकाश भाई ने 3 फेजेस बताए, उन्हीं 3 फेजेस के मैंने ये 2 स्टॉक्स के एग्जाम्पल लिए हैं। हमने बात नहीं की थी, पर मार्केट के साथ अगर हम देखें तो दोनों स्टॉक ने सिमिलर रिटर्न दिया था ये 4 सालों में। तो किसी फंड मैनेजर ने पावर कंपनी ले ली, किसी फंड मैनेजर ने पेंट कंपनी ले ली। पावर सेक्टर अप एंड डाउन होते रहता है, पेंट कंपनी थोड़ी ज्यादा स्टेडी रहती है। अभी इसके बाद के 10 साल में क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड। पावर कंपनी 50% गिरी, पेंट कंपनी वहां से 12-13 गुना हुई, 23 गुना हुई, सॉरी। और वैल्यूएशन जो आमतौर पर 20 से 25 पीई का हुआ करता था पेंट कंपनी का, बढ़कर 100 के ऊपर चला गया। नेचुरली जब आप देखते हो ये, तो आपको लगता है कि यहां पे भी ये ओवर वैल्यूड हो सकता था 2016-17 में, 2018 में भी हो सकता था, 2019 में भी हो सकता था। अभी फंड मैनेजर के लिए विडंबना ये होती है कि हम कब पेंट कंपनी से पावर कंपनी की तरफ जाए, क्योंकि पेंट कंपनी महंगी हो गई है, पावर कंपनी सस्ती हो गई है। तो जो फंड मैनेजर बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं वो पावर कंपनी की तरफ बढ़ते जाएंगे 2016-17 में, पर आप देखिए क्या हुआ 2019 तक। तो अगर हमने पावर कंपनी ली है और पेंट कंपनी बेच दी है, ये सही डिसीजन सही है, क्योंकि पेंट कंपनी महंगी हो गई है, पावर कंपनी सस्ती है। पर 3 या 4 साल तक ये आपको आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मेंस देता, फंड मैनेजर को अंडर परफॉर्मेंस देता। ये आपको समझना जरूरी है कि इसीलिए जो पेशेंस की बात कही, मार्केट में महंगा स्टॉक और महंगा होता है, सस्ता स्टॉक और सस्ता हो सकता है। और ये जो महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता का जो टाइम पीरियड है, ये इन्वेस्टर के लिए सबसे कठिन होता है, जो एडवाइजर है उसके लिए भी सबसे कठिन होता है, क्योंकि आपका पेशेंस लूज हो जाता है। आपको चाहिए कि हर समय हर साल जो सबसे बढ़िया कर रहा है हमारे पास वही हो, पर फंड मैनेजर ऐसा कर नहीं सकते। नेक्स्ट स्लाइड। और 2021 के बाद जो मार्केट का रुख बदला, पावर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पेंट की कंपनी ने 0 रिटर्न दिया, पावर की कंपनी 3 गुना हो गई। तो जो आपने 2016, 17, 18 में पेशेंस दिखाया था, वो पेशेंस आपको 2021, 22, 23 में मिला। तो लंबी अवधि का इंपॉर्टेंस ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्विकली। भारत में बहुत सारे सेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल मूव हेड। हर एक सेक्टर, एक फंड मैनेजर का काम मुश्किल क्यों है? हर एक सेक्टर अलग अलग समय में अलग अलग तरह के रिटर्न देता है। उसमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, ऑटो, फार्मा। आप देखिए फार्मा कंपनियां 2014-15 में अच्छा किया, फिर 2016, 17, 18, 19 4 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया फार्मा कंपनी में। मुझे आज भी याद है 2019 में मैं मलाड में था, प्रकाश जी का मुझे फोन आया कि उनको फार्मा कंपनियां पसंद थी। मैंने बोला मुझे भी पसंद है, पर क्या हमें पता था 2019 में टर्न हो जाएगा और 20, 21, 22 में आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा? हमें पता नहीं था। पर 4 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद फार्मास्यूटिकल अच्छा लग रहा था। तो फंड मैनेजर का, एडवाइजर का काम है कि आपका पैसा फार्मास्यूटिकल में 2019 में लगाए। अभी ये सब कहने को आसान है, करने को मुश्किल है। बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारी स्टॉक्स है। फंड मैनेजर के लिए भी मुश्किल है, एडवाइजर के लिए भी मुश्किल है। और अगर फंड मैनेजर और एडवाइजर जो ये काम 24 घंटे कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है, तो आपके लिए तो डेफिनेटली और भी मुश्किल होगा। तो आप जरूर, एक भारत में लहर घूम रही है कि हम खुद अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, हम खुद अपना निवेश करेंगे। जितना आसान लगता है वो है नहीं। आज मार्केट्स काफी अच्छे हैं तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा होगा, पर आपको एडवाइजर और फंड मैनेजर की जरूरत आगे जब मार्केट टर्न होगा तभी और पता चलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट। जो मैं कह रहा था 2016, 17, 18 का अंडर परफॉर्मेंस आपको यहां पर दिख रहा है। 2017, 19, 20 कम परफॉर्मेंस आया वैल्यू डिस्कवरी का, क्योंकि अगर पावर सेक्टर में ओवरवेट था और पेंट सेक्टर में नहीं था तो अंडर परफॉर्मेंस आना अनिवार्य था। इस समय सबसे कठिन समय होता है। आपने अगर पेशेंस दिखाया तो 2021, 22, 23 का लाभ आपको मिला। अगर आपने पेशेंस ना दिखाकर आप
शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग पावर से पेंट की तरफ शिफ्ट हो गए, तो आपको दोनों तरफ नुकसान हो सकता है। इसलिए आप एक फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास रखिए जिन्होंने 15-20 साल पोर्टफोलियो देखा है, और आपको आगे भी उसका फायदा मिलते रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये एक एक्टिव वर्सेस पैसिव का डिबेट चलता है। मैं ये नहीं कहता एक अच्छा है एक बुरा है, पर अगर फंड मैनेजर अपना काम सही से करे तो लंबी अवधि में ये जो शिफ्ट है पावर, पेंट, टेलीकॉम वगैरह से जो कंटिन्यूस शिफ्ट है, उससे जो आपका पोर्टफोलियो में बेंचमार्क से जो बेटर रिटर्न बनते हैं, वो एक आपका एडवाइजर फंड मैनेजर का आपके लिए वैल्यू एडिशन है, और ये वैल्यू एडिशन का आप पूरा फायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगेन ब्लू चिप फंड, स्टेबल लार्ज कैप कंपनियां, भारत की ग्रोथ के साथ, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ ग्रोथ होते रहेगा और आपको उसका फायदा मिलेगा। ब्लू चिप फंड स्टेडी स्टेट। बहुत सारे लोगों को आज डर लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप अगर नीचे गिर गया तो मुझे नुकसान होगा, ये वो। वैल्यू डिस्कवरी ब्लू चिप फंड में आपका अगर पैसा है तो आपको वो चिंता करने की जरूरत आज नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है, प्रकाश जी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का, मैं उनके साथ हर 3 महीने हर 6 महीने बात करते रहता हूँ, आपका पोर्टफोलियो का जो मिश्रण है वो हमेशा से वो सही से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट। तो जो मैंने कहा क्विकली, आज सबको लग रहा है कि मैं खुद एक्सपर्ट ओपिनियन टीवी पे देखकर, खुद पढ़कर, एक पोर्टफोलियो खुद का बनाकर, और मुझे बहुत सारे क्लाइंट इवेंट में ये कहा भी जाता है कि हमारा पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो से अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, जो 2022-23 में माहौल रहा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिश्रण मध्यम और छोटी यानी कि मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों का है, तो शायद आपने एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड से अच्छा किया है। पर बहुत सारे रिस्क्स भी है, आपका डाइवर्सिफिकेशन सेक्टोरल नहीं होता, कोई एक स्टॉक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो का पार्ट हो जाता है। आप जो इतने सारे सेक्टर्स है, वो सभी सेक्टर में आप कवरेज ना होकर, अगर कोई एक ही सेक्टर में, अगर किसी ने 4 साल पहले पीएसयू में निवेश किया था और आज उसमें बहुत ही अच्छा पैसा बन गया, तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं है कि उसमें साइकिल नहीं आते, तो वो जो साइकिल्स है उससे आपको बचना है, और उसी के लिए नेक्स्ट, ये जो साइकिल्स है उसी के लिए आपको आपके रिस्क मेजर्स के साथ एडवाइस की जरूरत है। आपको पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। फंड मैनेजर्स, रिस्क मैनेजर ज्यादा होते हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं, पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं जो सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स होते हैं। आपको फार्मा में कब पैसा लगाना है, वैल्यू डिस्कवरी में कब पैसा ज्यादा लगाना है, आपको ब्लू चिप में कब लगाना है, मिड एंड स्मॉल कैप 2019 बहुत ही सही समय था पैसा लगाने के लिए जब मार्केट गिरा था। ये सभी चीजों के लिए आपको एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रकाश जी का, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पर मुझे मौका दिया कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करें। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक्स अ लॉट। आपको प्रकाश जी की उतनी जरूरत है जितनी हमको जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं मार्केट में, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, बहुत सारे नए नए अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। उस सभी चीजों को समझने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। आप सभी के पास, हम जितने भी एक्सपर्ट्स को आप सुनोगे, आप सभी के पास पहुंचना मुश्किल है, पर हम प्रकाश जी के साथ हर 3-6 महीने में बातें करते रहते हैं, और जब भी उनको जरूरत पड़े हमसे बात करके हमसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं, और उनके माध्यम से आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है। तो इसीलिए एक जो एडवाइजर का रोल है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एक डॉक्टर का। सो थैंक यू प्रकाश जी फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे पास करीबन 6 मिनट है फॉर Q&A। यू कैन पुट द बुक स्लाइड प्लीज इन द मीनवाइल, और वी कैन हैव Q&A। या थैंक यू। पढ़ाई बहुत ही जरूरी होती है, किस आप में से बहुत लोगों को निवेश का बहुत ही शौक भी होगा, सीखना भी होगा। ये सभी बुक्स अपने हिसाब से काफी अच्छी बुक्स है, अलग अलग टॉपिक्स पे है। आप जरूर जो आपको टॉपिक पसंद आए उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। किसी को इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग में पसंद है तो पहले 2 बुक्स है, किसी को स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग में पसंद है तो वो उसके भी आपको मिल जाएंगे। तो एनी क्वेश्चंस, हैप्पी टू आंसर। आई थिंक द नेक्स्ट स्पीकर इज आल्सो हियर, कल्पेन भाई इज हियर, और फिर मैं मेरे एटलीस्ट डिस्कशन को विश्राम दूंगा। थैंक यू। You can ask your questions. Yes, so ladies and gentlemen, we are open for the Q&A round. If you have any questions towards the session by Mr. Chintan Arya, we are open for next 5 minutes. Chintan, good morning. In this Sunday morning, it was a very nice talk. आपने काफी अच्छी तरह से सब कुछ समझाया, बहुत
मज़ा आया सब सुनने को। मैं क्वेश्चन इज के अब मैंने देखा कि आप लोग काफ़ी मेहनत करते हो एक्टिव फंड्स ना मैनेज करने में, देयर इज़ अ बिग टीम, बट एट द सेम टाइम द पैसिव फंड्स आर आल्सो कमिंग अप एंड यू नो द पैसिव फंड्स आर आल्सो वेरी मतलब जूसी इन दैट सेंस कि उनका एक्सपेंस कम होता है एंड इट द पैसिव फंड इज अ बिग थिंग दैट्स गोइंग राइट नाउ आई थिंक इन द यूएस मार्केट। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, एक्टिव वर्सेस पैसिव डिबेट। यूएस में तो देखो अमेरिका की मार्केट 250 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, $50 ट्रिलियन की उनकी मार्केट कैप है जो विश्व का 50% है, 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आज $50 ट्रिलियन की मार्केट कैप जहां पर टॉप 10-15 नेम्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उसमें कुछ नया करना मुश्किल है। वो एक एडवांस्ड इकोनॉमी है। तो किसी एक्टिव फंड मैनेजर को, और मैं वहां पे भी कहना चाहूंगा कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट पिछले 2-3 सालों से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, पर वो अमेरिका की मार्केट है। भारत में आप देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां लिस्टेड नहीं थी आज से 6-7 साल पहले। आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एक फंड मैनेजर मौका दे सकता है। भारत में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अगर आपने सही समय पर सही फोकस किया, और इसलिए मैंने जो ज्यादा डिटेल में नहीं गया, पर पिछले 10 सालों के आप वैल्यू डिस्कवरी या ब्लू चिप के टॉप 10 होल्डिंग्स देखिए जो पोर्टफोलियो में है, आपको अलग अलग चेंज मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि पैसिव इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। पैसिव इन्वेस्टिंग आप कीजिए अगर आपको लगता है कि कॉस्ट इज द ओनली एलिमेंट। पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अगर आप किसी भी एक्टिव फंड में भारत में देख लीजिए अच्छे से मैनेज्ड है, और कौन सा फंड अच्छे से मैनेज्ड है उसके लिए आपको प्रकाश जी की जरूरत पड़ेगी। पर जो आउट परफॉर्मेंस आपको दे सकता है एक्टिव फंड, वो पैसिव फंड आउट परफॉर्मेंस नहीं देगा, मार्केट का जितना रिटर्न देगा। दोनों का मिश्रण सही है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड क्यों होना चाहिए, मार्केट में निवेश करते हैं लंबी अवधि में, मार्केट तो बीट करेगा। 100% इक्विटी विल बीट और हाइब्रिड फंड। बट भारत में ज्यादातर आज भी, मेरे पास वो स्लाइड है मैं दिखाना चाहूंगा, पर इसके पहले का देयर इज वन स्लाइड, जस्ट गो बैक 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 बैक। No, not in this, that one itself. Oh, you have that others, just go on that. तो भारत में जो 880 लाख करोड़ है सेविंग्स, आपके और हमारे सेविंग्स आप जोड़ देते हो तो 880 लाख करोड़ है। उसमें से मात्र 5% ही इक्विटी में है। 50% रियल एस्टेट, 16% सोना यानी कि गोल्ड, सिर्फ 5% ही इक्विटी में। एफडी में करीबन 20% है। तो 5% इक्विटी को 6, 7, 8, 10 करने के लिए आपको या तो आप पैसिव में कीजिए या तो आप एक्टिव में कीजिए। आज इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एक्टिव में करिए पैसिव, आज इंपॉर्टेंट ये है कि आप दूसरे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उसमें निवेश ना करके, मैं ऐसा नहीं कहता वो बुरे हैं, पर वहां से थोड़ा पैसा अब अगर आप इक्विटी में लाते हो जो आज भारत में हो रहा है, तो आपको फायदा मिलेगा। इट इज अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द इक्विटी एसेट्स। जस्ट गो अप, ऊपर जाइए, ऊपर 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 ऊपर। ये मेरा दूसरा प्रेजेंटेशन है, उसमें से मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा आपको। जस्ट गो अप, this one. So this is the slide. I have 1 minute and 40 seconds. I'm cognizant of that. This is India's wagon wheel. आज इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक्टिव या पैसिव, आज इंपॉर्टेंट ये है इक्विटी में पैसा लाना। और इक्विटी में आप पैसा लाते हो, ऑफ कोर्स इफ फंड मैनेजर डज द जॉब वेल, वी गेट द मनी एंड वी मेक द मनी। तो कॉस्ट इज नॉट द ओनली क्वेश्चन। अगर आप इंटरनेशनली देखते हो तो क्योंकि अमेरिका में इतना अलाइनमेंट हो गया है टुवर्ड्स द लार्जर नेम्स, इट इज डिफिकल्ट टू बीट द बेंचमार्क, बट देयर ऑल्सो इट विल हैपन। तो आप बिल्कुल एक्टिव पैसिव दोनों में निवेश कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि इक्विटी में कीजिए। हम इतना मेहनत करके आज 50 लाख करोड़ के एसेट्स पे पहुंचे म्यूचुअल फंड में, सिर्फ 4.5 करोड़ इन्वेस्टर्स निवेशक है, राइट? सो इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो, and India has a long way to go in terms of equity assets as well. Quick 2 questions, I'll do rapid fire. Yes, sir. Sir, how important is the role of technical analysis? Okay, 40 seconds, difficult to answer, but quickly. Stock selection fundamental basis पे करने के बाद अगर आप स्टॉक का बाइंग फंडामेंटल टेक्निकल फैक्टर्स देख के करते हो, RSI डाइवर्जेंस, let's say accumulation होने के बाद breakout, you can size and time based on technicals if you add both. आप technicals के basis पे एक बड़े फंड में स्टॉक सिलेक्शन करना मुश्किल है, बट स्टॉक सिलेक्शन फंडामेंटल बेसिस पे करने के बाद उसका जो accumulation, buying and sizing
टेक्निकल बेसिस पे आप कर सकते हो, इंक्लूडिंग सेलिंग ऑल्सो. कभी कभी ओवरबॉट हो जाता है, कभी कभी ओवरसोल्ड हो जाता है. सो टेक्निकल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन, बट फॉर सिलेक्शन आई थिंक फंडामेंटल इज इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू आर एबल टू डू बोथ, बहुत कम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल को दोनों को कर सकते हैं. इट्स अ साइंस इन इट्स ओन सेल्फ, बोथ ऑफ देम. थैंक यू. सो जस्ट एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जो वैल्यू डिस्कवरी का एग्जांपल था, तो जो 16 जो एक्टिव वर्सेस पैसिव की हम बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिव अंडर परफॉर्म कर रहा है फॉर टाइम बीइंग. जैसे वैल्यू डिस्कवरी आपने देखा कि 3 से 3.5 साल तक अंडर परफॉर्म कर रहा था. लकीली ये फंड हमारे पोर्टफोलियोज में, हमारे टोटल AUM में जो हम 800 करोड़ मैनेज करते हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट अलोकेशन ये स्कीम में आप सबके पोर्टफोलियो में होगा लगभग. तो ये फंड में जब 4 साल 3 साल कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस था, तो हमें भी इन्वेस्टर्स से, क्लाइंट से हर रिव्यू मीटिंग में एक प्रेशर रहता था. लेकिन हम फंड मैनेजर के साथ बात कर रहे थे, हमें पता चल रहा था सन फार्मा वॉज द हाइएस्ट होल्डिंग, 8-9%, 10% पैसा ये फंड का उसमें था, एंड इट वॉज वेरी अंडर वैल्यूड स्टॉक. तो कभी ना कभी चलेगा. 2 साल, 1 साल, 3 साल के बाद जब वो चलेगा, आज हम देखते हैं जब 500 रुपये, 400 रुपये सन फार्मा पे हम बात करते थे कि ये फंड में सन फार्मा हाईएस्ट होल्डिंग है और चल नहीं रहा है, गिर रहा है, तो आज वो स्टॉक शायद 1600-1700 रुपये पे पहुंच गया है. तो उसने 4-5 साल में 3 गुना रिटर्न दिया है, और वो रिटर्न इस फंड के परफॉर्मेंस में दिख रहा है. तो पेशेंस अगेंस्ट इज रिक्वायर्ड, उसी पे सारा आपका रिटर्न बनता है. एंड पोर्टफोलियो कीप्स चेंजिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है. अगर आप, जो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाया समय की किल्लत के कारण, पर जो 10 साल के आप टॉप होल्डिंग देखोगे, और मैं सर को शेयर कर दूंगा, सर आपके साथ शेयर कर देंगे. फंड मैनेजर का काम है सही समय पर सही मात्रा में सही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में साइजिंग करना. और वो अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा हिस्ट्री. तो अगर आपको हिस्ट्री कंफर्टेबल है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हिस्टोरिक परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन प्रोसेस, तो ऐसा हो सकता है कि आगे का आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो. और क्रेडिट टू प्रकाश जी, वन ऑफ द फ्यू पीपल हु एक्चुअली स्टक अलोंग विथ आवर प्रोसेस एंड थॉट. उन्होंने पैसा नहीं निकाला 2016, 17, 18, 19 में. इट वाज वेरी डिफिकल्ट पीरियड 16, 17, 18, 19, बट ही स्टक अलोंग, और आज उनके निवेशकों को उसका फायदा मिला. तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, बट एनी क्वेश्चंस? यस सर. Expense ratio of these funds? So again, it is a similar question to active versus passive. कि एक्सपेंस रेशियो को कितना महत्व देना चाहिए. अगर आप देखोगे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए आपको कुछ कॉस्ट देना पड़ता है. और वो प्रोफेशनल हेल्प तभी सक्सेसफुल होगा, यानी कि वो प्रोफेशनल सक्सेस या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है तभी सक्सेस होगा कि वो आपको जितना चार्ज कर रहा है उससे ज्यादा आपके लिए वैल्यू ऐड करे. इफ वी आर नॉट एबल टू ऐड वैल्यू, हम आपके लिए वैल्यू ऐड नहीं कर सकेंगे, तो आप हमें पैसा नहीं दोगे. सो इट वर्क्स बोथ वेज, एंड इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू कीप द कॉस्ट लो सो दैट यू बेनिफिट द मोस्ट. एट द सेम टाइम, अगर आउटपुट क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो क्वालिटी के लिए आपको एक्सपेंस भी देना पड़ता है. इट इज इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. अच्छा डॉक्टर है तो पैसा ज्यादा देना है, यहाँ पे भी होगा, राइट? यू हैव डॉक्टर्स विद डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्राइसेस. सो गुड डॉक्टर्स, गुड फंड मैनेजर्स, गुड आर्किटेक्ट्स, गुड लॉयर्स, obviously you pay a bit more. To that, I'd like to say that the expense ratios are regulatorily capped. We can't charge anything that we want. There is a regulatory cap, and we are within the regulatory cap. We have to be within the regulatory cap. So don't focus on the expense ratio. मैं ये नहीं कहता important नहीं है, पर आप expense ratio पे focus करोगे तो जो big picture है performance का, return का, शायद आप उसे खो दोगे. तो leave the expense ratio, fund manager selection to the expert. मैं यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक एएमसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पर प्रकाश जी एक्सपर्ट है. ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. लीव इट टू हिम एंड ट्रस्ट मी. 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आपके दिमाग में ये प्रश्न भी नहीं आएगा, एक्सपेंस रेशियो, कौन सा स्टॉक, कौन सा फंड मैनेजर. लेट हिम डू हिज जॉब, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर सिटिंग ओवर हियर एंड वी आर आल्सो वेरी हैप्पी थैंक्स टू हिम. सो वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रकाश जी, एंड आई विल टेक योर लीव. थैंक यू. Shukran. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your participation. Mr. Chintan sir, just few more moments. I would request you to please kindly be there. Here we go. Thank you so much for gracing us with your valuable insights. Ladies and gentlemen, can we hear a big round of applause for such an indeed session?
So as a token of our appreciation and recognition of the profound impact for your presentation, I would like to request Dr. Paresh Majmudar from our team to present the certificate of gratitude to Mr. Chintan Haria. Ladies and gentlemen, put your hands together once again for this indeed an insightful session.